जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो खान सर का क्वेश्चन किलर बुक आया है, वो न्यू बुक आया है, उसका सीरीज चला रहे थे जिसमें अभी तक हम लोग एक वीडियो कवर कर चुके हैं लोग। तो उस वीडियो के माध्यम से हम लोग 9 लेसन यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का 9 लेसन कंप्लीट किए थे लोग। और आज के वीडियो में हम लोग 10वां लेसन कवर किया जाएगा, जिसमें उसी लेसन का नाम क्या है तो रूस की क्रांति। उसी लेसन का नाम क्या है? रूस की क्रांति। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय लेनिन को दिया जाता है। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? लेनिन को दिया जाता है। इसका पूरा नाम की बात किया जाए तो इसका पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन इसका पूरा नाम था। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। 1921 में लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति प्रस्तावित की गई थी। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब प्रस्तावित की गई थी? तो सन 1921 ईस्वी में प्रस्तावित की गई थी। जो रूसी गृह युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1918 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। के बाद मची आर्थिक तबाही में जवाब में था, यानी कि जो यह नीति लाई गई थी यह रूसी गृह युद्ध के जवाब में था। इस नीति के तहत एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य ऊधम लाभ के आधार पर काम करेंगे। जबकि सामाजिक राज्य जो होंगे वह ऊधम लाभ के आधार पर काम करेंगे। लेकिन लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। नई आर्थिक नीति मुख्यतः एक नई कृषि नीति थी। यह कौन सी नीति थी? तो यह एक नई कृषि नीति थी। नेक्स्ट है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, यह क्या है? जो अप्रैल थीसिस है वह क्या है? तो उस अप्रैल थीसिस में बहुत सारी मांग किए गए थे। इन मांगों को यानी कि जो ऑप्शन में मांग दिया गया है उस अप्रैल थीसिस में जो मांग किए गए थे इन ऑप्शनों में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेनिन की अप्रैल थीसिस में निम्न मांगे थी। पहला मांग क्या था? रूस तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकले। रूस से तुरंत प्रथम विश्व से बाहर निकले। कृषकों को भूमि का हस्तांतरण, औद्योगिक मजदूरों को कंपनियों का नियंत्रण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इन मांगों का उद्देश्य रूस में एक इन मांगों का उद्देश्य सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए, हमें आंसर ई पे टिक कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। लेनिन की अप्रैल थीसिस में निम्न मांगे थी। रूस से तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकले। कृषकों को भूमि का हस्तांतरण और औद्योगिक मजदूरों को कंपनियों का नियंत्रण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन मांगों का उद्देश्य रूस में एक समाजवादी क्रांति लाना और लोगों के जीवन में सुधार करना था। इन मांगों का उद्देश्य क्या था? कि रूस में एक समाजवादी क्रांति लाना और लोगों के जीवन में सुधार करना था। लेनिन की अप्रैल थीसिस ने बल्शेविकों को सत्ता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष के काल क्रमानुसार सही विकल्प कौन सा है? यानी कि इनमें से घटना दिया गया है और उन घटनाओं को उनके सन ईस्वी या कालक्रम अनुसार वर्ष के काल क्रमानुसार सही विकल्प चूज करना है। तो रूस की क्रांति की बात की जाए तो यह कब हुआ था? रूस की क्रांति तो यह 1917 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में इसका विघटन हुआ था। उसके बाद है अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण यह कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 1979 में यह हुआ था। उसके बाद है आपका बर्लिन की दीवार का गिराना। तो बर्लिन की दीवार का गिराना 1989 में हुआ था। तो इस प्रकार इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि एक के उसके बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद दो। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी। रूस की क्रांति 1917। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण 1979। बर्लिन की दीवार का पतन 1989 और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब अलग हुआ विघटन हुआ था? तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है कि रूस में वसंत क्रांति कब हुई थी? रूस में बसंत क्रांति कब हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 8 मार्च 1917 को हुई थी बसंत क्रांति। सन 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह क्रांति 2 भागों में हुई थी। यह क्रांति कितने भागों में हुई थी? यह 2 भागों में हुई थी। पहला 8 मार्च 1917
में तथा दूसरा अक्टूबर 1917 में। पहला कब हुआ था? तो यह 1917 यानी कि 8 मार्च 1917 और दूसरा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पदत्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि रूस में ड्यूमा क्या है? जो रूस है, रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस की संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। रूस में संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। अमेरिका में संसद का नाम कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। जापान में डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। और चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और वहीं अफगानिस्तान में शोरा है। अफगानिस्तान में संसद का नाम क्या है? तो शोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? शांति भूमि रोटी। नारा क्या था उनका? शांति भूमि रोटी, शांति भूमि रोटी। बोल्शेविकों ने 1917 की क्रांति के दौरान शांति भूमि रोटी का नारा दिया था। यह नारा युद्ध की विभीषिका से शांति, किसानों के लिए भूमि के अधिकार और जनता के लिए भोजन की सुनिश्चितता का प्रतीक था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी की बात की जाए तो इसका उत्तराधिकारी स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ था। जो लेनिन था वह रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। व्लादिमीर लेनिन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के प्रेरक भी थे। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था। नेक्स्ट है कि नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लेनिन थे। यह क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। क्रांति का महत्वपूर्ण कारण रूस के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन था। यानी कि तानाशाह प्रकार के शासन करते थे, अपनी स्वेच्छा से शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में जाना जाता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में जाना जाता है। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित की गई। इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी ने किया। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसे लेनिन ने नेतृत्व किया था। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो लेनिन के द्वारा। इसने जारवादी सत्ता का अंत कर एक साम्यवादी शासन की नींव रखी। यानी कि लेनिन ने जारवादी सत्ता का अंत कर दिया और एक साम्यवादी शासन की नींव रखी। नेक्स्ट है कि लेनिन कहाँ के शासक थे? जो लेनिन थे ये कहाँ के शासक थे? तो ये आपका सोवियत रूस के शासक थे। कहाँ के शासक थे? सोवियत रूस के शासक थे। लेनिन सोवियत संघ रूस का शासक था। सोवियत संघ यानी कि जो अभी वर्तमान नाम जिसका रूस है, इसे 1991 यानी कि यूएसएसआर 1991 तक चला था और 1991 में उसका विघटन हुआ था। लेनिन सोवियत संघ रूस का शासक था। इसको प्रसिद्धि बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में मिली। यह सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट भी रहे। ये क्या रहे? तो सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट भी रहे थे। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो खूनी रविवार हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 को। 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार की घटना हुई थी। इस घटना में जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों पर गोलियां चलाई थी। इस घटना ने रूस में क्रांति की शुरुआत भी की थी। यानी कि इसी घटना के कारण रूस में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? तो खूनी रविवार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा किया गया था। रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने 1917 को रूस की राजधानी पेट्रोग्राद में वीटर पैलेस पर हमला किया था। 1917 को रूस की राजधानी कहाँ थी उस समय? तो पेट्रोग्राद में थी और वीटर पैलेस पर हमला किया था। किसके नेतृत्व में? तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। इस क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में एक सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लेनिन के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो जब रूस क्रांति हुआ था तो भारत में उसके क्या-क्या प्रभाव पड़े थे? तो आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ये भी आपका कथन सत्य है। दूसरा कथन कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू एवं रविंद्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा हुई थी। ये भी आपका कथन सत्य है। और तीसरा कथन कर रहा है कि 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना था। ये भी आपका कथन सत्य है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव कई घटनाओं पर देखा जा सकता है। भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव कई घटनाओं पर देखा जा सकता है। इनमें से 1920-21 में आर.एस. अवस्थी द्वारा रेड रिवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन, जवाहरलाल नेहरू एवं रविंद्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा और 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन शामिल है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रेड रिवोल्यूशन पुस्तक की प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एस. अवस्थी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर.एस. अवस्थी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो जो यह रूस था 1917 में अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के मध्य हुआ था। कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों ने भाग लिया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे और इन दोनों राष्ट्रों ने भाग लिया था। इस युद्ध के दौरान 1917 ईस्वी में रूस युद्ध से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था? तो यह रूस में मिला था। कहाँ पे मिला था? रूस में मिला था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप है साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका रूस आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो आपका तो इसमें उससे प्रभाव के कारण बहुत ही सारे चीज़ों का निर्माण हुआ था, यानी कि निर्मित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि इसका सही आंसर की बात किया जाए तो ये भी हो सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और उनके लोगों का सम्मेलन भी हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे इसमें उत्तर सही हैं। रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव था, यानी कि जो रूसी क्रांति हुआ था उसपे विश्व स्तर पर भी प्रभाव पड़ा था, जिससे समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार हुआ। कई देशों में साम्यवादी सरकारें और दलें बने। कई देशों में साम्यवादी सरकारें भी बनी और देश दल भी बने। जैसे ग्रेट ब्रिटेन की साम्यवादी पार्टी और द कॉमिंटर द कॉमिंटर्न की स्थापना भी की गई थी। उसके बाद ये अगला लेसन है यूनान की सभ्यता। उसके बाद अगला लेसन का नाम क्या है? यूनान की सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? जो अलेक्जेंडर था वह कहाँ का राजा था? तो वह ग्रीस का राजा था। कहाँ का राजा था? ग्रीस का राजा था। अलेक्जेंडर मेसोडेनिया यानी कि जो अभी वर्तमान में ग्रीस है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो मेसोडेनिया था। अलेक्जेंडर जो था वह ग्रीस का राजा था। इसे सिकंदर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर तृतीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर को जाना जाता है। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इनसे द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाई या युद्ध जैसे ग्रेनिकस की लड़ाई 334 ईसा पूर्व में हुई थी। गैगामेला की लड़ाई 331 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर का पोरस युद्ध 327 ईसा पूर्व आदि युद्ध किए थे। ये युद्ध जो इंपॉर्टेंट है, इस सिकंदर का पोरस युद्ध कब हुआ था? तो ये 327 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 327 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था और किसी नदी के बीच हुआ था। तो यह बीतस्तता नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो 1832 ईस्वी में हुई थी, उसी संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिलाई थी। इस संधि के तहत यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्रदान की। इस संधि के तहत यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।
नेक्स्ट है कि रेक्सोना, रेक्सोना किसकी पत्नी थी? यो रेक्सोना थी या किसकी पत्नी थी? तो यह सिकंदर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सिकंदर की पत्नी थी। रेक्सोना मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि इसे सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर की पत्नी थी और वह बैक्टीरियन प्रमुख के ऑक्सिआर्ट्स की बेटी थी। बैक्टीरियन प्रमुख के जो ऑक्सिआर्ट्स थे इनकी बेटी थी। इसे 327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने इनके प्रेम में पड़कर शादी कर ली थी। उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेकॉन, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रेकॉन, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह ग्रीस या यूनान की सभ्यता से संबंधित है। जो ड्रेकॉन के कानून है वह किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रीस या यूनान। अभी वर्तमान नाम किसका क्या है? तो यूनान है, सॉरी इसका वर्तमान नाम क्या है? तो ग्रीस है। ड्रेकॉन या ड्रेक्रो, ड्रेकॉन या ड्रेको का कानून ग्रीस से यूनान से संबंधित है। ड्रेको का अर्थ होता है यूनानी कानून देने वाला, यूनानी कानून देने वाला। ड्रेको कानून 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस में लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया गया था? तो इसे एथेंस में लागू किया गया। यह एक लिखित कानूनी कोड है, यह एक लिखित क्या है? तो यह कानूनी कोड है। उसके बाद है अगला लेसन मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये 12वां लेसन है। लगभग इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में लगभग 22 से लेसन है, तो हम लोग धीरे-धीरे इसको कवर करते चलेंगे लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में ऑर्डर में रखते हुए दिए गए कूटों से उत्तर चुनिए। यानी कि इसमें से बताना है कि सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे पहली सभ्यता की बात की जाए तो आपका मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। सबसे पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता हो जाएगा और उसके बाद ये सुमेरियन, उसके बाद होगा आपका सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता के बाद आ जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यूनानी सभ्यता, उसके बाद अंतिम हो जाएगा यूनानी सभ्यता। इस प्रकार इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी नंबर यानी कि 1 4 निम्न सभ्यताओं में ऐतिहासिक कालानुक्रम इस प्रकार है। पहले स्थान पे आपका मिस्र आएगा, दूसरे स्थान पे सुमेरियन आएंगे और तीसरे स्थान पे सिंधु घाटी और चौथे स्थान पे यूनानी सभ्यता। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो आपका मिस्र की सभ्यता है। उसके बाद अगला लेसन है समाजवाद। समाजवाद, उदारवाद, उपनिवेशवाद और साम्यवाद और राष्ट्रवाद। समाजवाद, उदारवाद, उपनिवेशवाद और साम्यवाद, साम्यवाद के बाद राष्ट्रवाद। 13 लेसन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास तो वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास से वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक। यहाँ से भी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध हो जाएगा जर्मन से। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में वर्ग संघर्ष की अवधारणा विकसित की थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इससे संघर्ष की अवधारणा विकसित की गई थी। मार्क्स के अनुसार यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है पूंजीवादी, वे लोग जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। पूंजीवादी कौन होते हैं? जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। और दूसरा वर्ग होता है श्रमिक। दूसरा वर्ग कौन होता है? तो श्रमिक होता है। वे लोग जो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। जो श्रमिक होते थे वे लोग जो होते थे जो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष रहता है। नेक्स्ट है कि चीन से मिलने से पहले हांगकांग, हांगकांग किसका उपनिवेश था? यानी कि चीन में मिलने से पहले जो हांगकांग था वह किसका उपनिवेश था? तो वह ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। चीन में मिलने से पहले हांगकांग हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 45 तक के हांगकांग पर जापान का कब्जा था। 1941 से 45 तक के हांगकांग पर किसका कब्जा था? तो इस पे जापान का कब्जा था। यह क्षेत्र 1997 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम से चीन को सौंप दिया गया था। कब सौंपा गया था? तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ से एक यानी कि 4 नाम दिया गया है। एक महात्मा गांधी है, दूसरा लेनिन है और माओ त्से-तुंग है और चौथा है कार्ल मार्क्स है। इनका जो काल अवधि है यानी कि कालक्रम है इसे सजाना है। तो महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी का काल अवधि कितना था? तो 1869 से लेकर 1948 तक, यानी कि इनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। उसी तरह लेनिन की बात किया जाए तो लेनिन आपके हो जाएंगे 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। माओ त्से-तुंग का जन्म 1893 में हुआ था और 1976 में मृत्यु हुआ था। उसी तरह कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और 1883 ईस्वी में इनके मृत्यु हो गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स से 1818 से 83 पहले आए, यानी कि सबसे पहले इनका हो जाएगा। तो उसके बाद जो समाजवादी विचारधारा
के जनक के माने जाते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी विचारधारा के जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। लेनिन लेनिन का कालक्रम की बात की जाए तो 1870 से 1924 तक था और इन्होंने रूस में कम्युनिज्म में लाया था। गांधी जी का कालक्रम कितना था? तो आपका 1869 से लेकर 1948 ईस्वी ने अहिंसात्मक आंदोलन किया। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन किया था। माओ त्से तुंग का कालक्रम 1893 ईस्वी से लेकर 1976 ने चीन में साम्यवाद स्थापित किया। इनके द्वारा माओ त्से तुंग के द्वारा चीन में साम्यवाद स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत का विकास से किया था। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे कहते हैं तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे साम्यवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए राष्ट्र के सिद्धांत के विकास को मार्क्सवाद या साम्यवादी कहा जाता है। यह इतिहास को वर्ग के संघर्ष के रूप में देखता है और पूंजीवाद के पतन व कम्युनिस्ट समाज के उदय की भविष्यवाणी करता है। कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनका पूरा नाम क्या है? तो कार्ल हेनरिक मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, समाजवादी, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स था। और ये क्या थे? तो जर्मन से संबंधित थे और ये एक जर्मन दार्शनिक थे, समाजवादी थे, इतिहासकार थे और राजनीतिक और अर्थशास्त्री भी थे। यह साम्यवाद के जनक थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था। ये भी पुस्तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दास कैपिटल्स के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। एक महान राष्ट्रवाद वैज्ञानिक, कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके यानी कि प्रवर्तक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगल्स थे। नेक्स्ट है कि कौन एक कम्युनिस्ट नेता था? इनमें से कौन जो थे वह एक कम्युनिस्ट नेता थे? तो लेनिन भी थे और माओ त्से तुंग भी थे और स्टालिन भी थे। इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी यानी कि सभी क्या थे? तो कम्युनिस्ट नेता थे। व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के संस्थापक कौन थे? तो लेनिन थे। स्टालिन और माओ त्से तुंग तीनों कम्युनिस्ट नेता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 को कानपुर में एम एन रॉय ने की थी। इसकी विचारधारा साम्यवादी थी। इसकी विचारधारा क्या थी? इससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इसकी भी विचारधारा क्या थी? कैसी थी? तो साम्यवादी थी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो कार्ल मार्क्स का यह विश्वास था। किसका विश्वास था? कार्ल मार्क्स ये विश्वास करते थे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजवादी विचारक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी रचनाओं की बात की जाए तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल, उनका विश्वास था कि साम्यवाद एक प्राकृतिक और भविष्य का समाज होगा। साम्यवाद क्या होगा? तो एक प्राकृतिक और भविष्य का समाज होगा जिसमें वर्ग भेद समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक होना चाहिए, फ्रांसीसी सामाजिक के बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचार किसके द्वारा दिए गए थे? तो इनमें इन समूहों की बात की जाए तो जिसमें जॉन लॉक थे और जॉन लॉक के अलावा एक जीन जैक्स रूसो थे। इन्हें शॉर्ट नेम में यानी कि रूसो का ही पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। जॉन लॉक को प्रकृति के अधिकार का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक अधिकार का जनक कहा जाता है। फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों में जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिक शामिल थे। जॉन लॉक ने क्या कहा था? तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा दी। यहाँ से ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो जीन जैक्स रूसो के द्वारा। इनका शॉर्ट नाम क्या है? तो रूसो है।
इमैनुअल कांट ने तर्क दिया कि सभी मनुष्यों को स्वतंत्र और तर्कसंगत होने के नाते समान अधिकार प्राप्त है, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता के विचार को मजबूत करता है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने इन विचारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र का अंत हुआ और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश से शामिल थे, यानी कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश से शामिल थे। तो इसमें वियतनाम शामिल था, कंबोडिया और लाओस शामिल थे किसमें, हिंद चीन में 1950 से पहले। वियतनाम कंबोडिया लाओस देश से 1950 से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। किस उपनिवेश के अधीन थे, तो फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। उस समय वियतनाम कंबोडिया लाओस देश हिंद चीन के क्षेत्र में शामिल थे। किससे क्षेत्र के शामिल थे, तो हिंद चीन क्षेत्र में शामिल थे। नेक्स्ट है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। यह कथन किसने कहा है, यह कथन कहा गया है। तो यह कथन पूछ रहा है कि किसके द्वारा कहा गया है, तो रूसो के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, रूसो के द्वारा कहा गया है। जीन जैक रूसो सामाजिक समझौता, यहाँ पे समझौता होना चाहिए। सामाजिक समझौता में कहते हैं कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। रूसो एक प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। ये क्या थे, तो एक विचारक और दार्शनिक थे जिनके राजनीतिक के विचारों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा। किस क्रांति में पड़ा था, तो फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा था। उसके बाद है अगला लेसन 14 लेसन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं लोग। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क आपका यूएसए देश में है। कहाँ पे, यूएसए देश में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। कितने एकड़ जमीन पे बना हुआ है, तो 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है, जिसमें 39 मंजिलें हैं। इसमें कितने मंजिलें हैं, तो 39 मंजिलें हैं। इससे भवन में संघ के महासचिव का मुख्यालय भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश है, यानी कि अगर बात की जाए संयुक्त यूएनओ में देशों की कितनी, यानी कि इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 193 देश शामिल है। इसमें कितने देश शामिल है, तो 193 देश शामिल है। और यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो यूएनओ है इसमें जितने देश शामिल होते हैं उन्हीं देशों को ही मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, आपका स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा। यहाँ पे जिनेवा भी देना चाहिए, जो जिनेवा, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। और जो जिनेवा कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है। इसका मकसद है दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसका मकसद क्या है कि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। विश्व स्वास्थ्य सभा और ये कार्यकारी बोर्ड डब्ल्यूएचओ के शासी निकाय है, यानी कि डब्ल्यूएचओ के शासी निकाय की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका विश्व स्वास्थ्य सभा और ये कार्यकारी बोर्ड हो जाएंगे डब्ल्यूएचओ के शासी निकाय। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पे, इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस से किस देश से की राजधानी है, तो यह फ्रांस देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, तो यह फ्रांस देश की राजधानी है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यह वैश्विक शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। यह जो है यूनेस्को, यह किस क्षेत्र में काम करता है, यह किस उद्देश्य से काम करता है, यह वैश्विक शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, तो इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नीति मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए दुनिया भर के नेता एकत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस से मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस से मनाया जाता है।
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। इस दिन को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका चार्टर लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो उस समय उसमें कितने देश शामिल थे? तो उस समय उसमें 50 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? तो 50 देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 से प्लस 1 यानी कि 51 संस्थापक के सदस्य देश से हुई थी। यानी कि कितने सदस्य देश से? तो आपका यानी कि एक हो जाएगा आपका यूएसए और 50 से अन्य देश से शामिल थे इसमें। और कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषा भी कई बार एग्जामों में बनता है कि इसकी आधिकारिक भाषा कौन-कौन सी है? तो चीनी है, अरबी है, अंग्रेजी है, रूसी है, फ्रांसीसी है और स्पेनी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में कितने भाषा शामिल है? तो 6 भाषा शामिल है। कितने भाषा शामिल है? 6 भाषा। चीनी है, अरबी है, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार आदि विषयों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनीवा में है। कहाँ पे? और जिनीवा कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशन के तहत स्थापित हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है यह इसका अंग नहीं है। बाकी सुरक्षा परिषद इसका अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका अंग है और जो महासभा है इसका अंग है। यानी कि इसका संयुक्त कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएनओ का संगठन का प्रमुख अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह किस प्रकार का संगठन है? तो यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। संगठन के प्रमुख अंग यानी कि यूएनओ के प्रमुख अंग कौन-कौन से? तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। यहाँ पे न्याय होना चाहिए। न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अंग है। ये सारे जितने हम लोग अंग देखे हैं ये किसके अंग है? तो यूएनओ के अंग है। किसके अंग है? यूएनओ के अंग है। नेक्स्ट है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो इसकी आधिकारिक भाषा 6 है। कितनी है? आधिकारिक भाषा 6 है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। और ये कौन-कौन सी है? तो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। यूएनओ सचिवालय में अंग्रेजी और फ्रेंच को कामकाजी भाषा माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ का जो सचिवालय है, सचिवालय में अंग्रेजी और फ्रेंच को कामकाजी भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त होने के 4 महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी की शुरुआत हुई। इसके संस्थापक के सदस्य देशों की संख्या 51। सॉरी सॉरी दोस्तों, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो 50+1 था वहाँ पे हमें एक के जो था उसको हमें यूएस से बता दिया है। यूएस वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पोलैंड होगा। वहाँ पे क्या होगा? पोलैंड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। कितनी थी? 51 थी। 50 से प्लस से 1 यानी कि 1 कौन था? तो पोलैंड था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग हैं। इसके कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। पहला अंग है आपका महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संघ, चौथा अंग है परन्यास्य परिषद और 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा अंग है सचिवालय। इसके पहले महासचिव 1 फरवरी 1946 को ट्रिवेली को बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले महासचिव किसे बनाया गया था? तो ट्रिवेली को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1 फरवरी 1946 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। यह किस प्रकार का अंग है? तो यह एक न्यायिक अंग है। इसने अप्रैल 1946 से काम करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में, यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। पीस पैलेस में है। और कहाँ पे है? तो यह किस पैलेस पे है? तो पीस पैलेस में। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। बाकी इसके अलावा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अंग है उसके अलावा बाकी सारे जो अंग है वो कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए एक प्रमुख संस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी और वह महिला कौन थी? तो वह महिला का नाम क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। वे 1953 से 1954 तक के संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष रही। कौन से क्रम की अध्यक्ष रही थी? तो 8वीं क्रम की अध्यक्ष रही थी। और वे 1962 से 1964 तक के महाराष्ट्र की तीसरी राज्यपाल भी रहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है? तो अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति प्राप्त है। यह निम्न है। वो कौन कौन से देश हैं? तो रूस हो गया, फ्रांस है, इंग्लैंड है, चीन है और अमेरिका है। इसके अतिरिक्त 10 और अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा यानी कि 5 अस्थायी तो होते हैं लेकिन इसके अलावा 10 और अस्थायी होते हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से चुना जाता है। यानी कि जो 10 सदस्य होते हैं इन्हें सिर्फ 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद देता था अध्याय है? तो अध्याय की बात की जाए तो इसमें 19 अध्याय और अनुच्छेद की बात की जाए तो 111 अनुच्छेद है। कितने हैं? 111 अनुच्छेद हो जाएगा और अध्याय कितना हो जाएगा? 19 अध्याय हो जाएगा। 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। इसमें एक प्रस्तावना भी है और इसमें एक प्रस्तावना भी है। यह चार्टर 1945 में तैयार किया गया था। इस चार्टर को कब तैयार किया गया था? तो 1945 में। और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रमुख कानूनी दस्तावेज है। यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। यह जो दस्तावेज है यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए। इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे इस चार्टर पर? तो 26 जून 1945 को। और ये कहाँ पे किए गए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में किए गए थे। और यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे जो आंसर किया गया है उनमें से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं लोग कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता स्थापित करना और आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करना था। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और पुनर्निर्माण पर केंद्रित था। इस सम्मेलन के जरिए औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने का मकसद था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। उन्होंने इस प्रतिष्ठित न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे 1985 से लेकर 1988 तक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर के शाही राजपूती परिवार से थे। ये कहाँ से थे? तो डूंगरपुर के शाही राजपूती परिवार से थे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 191 सदस्य हैं। यह क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो 2004 में 191 सदस्य थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसमें
193 देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश है। 193 देश दक्षिणी सूडान है, यानी कि 193वां देश है वो कौन है? तो दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ था। यह कब शामिल हुआ था? दक्षिणी सूडान तो 2011 में शामिल हुआ था। प्रश्नकाल के समय सदस्य देशों की संख्या 191 थी, यानी कि 2004 में उस समय कितनी थी? तो 191 सदस्य देशों की संख्या थी। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बाकी सभा है, सचिवालय और परिषद भी है। संयुक्त राष्ट्र में 5 मुख्य अंग शामिल है। कितने? 5 मुख्य अंग शामिल है। पहले 6 अंग थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऐतिहासिक रूप से छठे मुख्य अंग ट्रस्टीशिप काउंसिल ने भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? अभी इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन देखें और बताएं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में यह चार्टर तैयार हुआ था, यानी कि वहाँ पे तैयार भी हुआ था और हस्ताक्षर भी वहीं पे हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 26 जून 1945 को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत यूएनओ, यहाँ पे यूएन भी हो सकता है और यूएन भी हो सकता है। तो भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना? तो जो भारत था 1945 में इसका सदस्य बना था। कब बना था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उस समय भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक के शासन के अंतर्गत था। उस समय आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश से औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। कब बना था? 1945 में बना। यह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक के सदस्य देशों में से, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस संस्थापक सदस्यों में से इंडिया भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो इसका प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। किसने? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था इसका प्रारूप। यूएनओ का गठन 1945 में फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुआ, जिसमें 51 देशों ने भाग लिया था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 51 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिनिस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को हुई थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो लंदन के वेस्टमिनिस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को हुई थी। उसके बाद अगला लेसन है 15 लेसन देखते हैं कि क्या है कि अधिनायकवाद का उदय इटली में फासिस्टवाद और अधिनायकवाद का उदय, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रोम चलो का नारा किसने दिया था? रोम चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मुसोलिनी के द्वारा यह नारा दिया गया था। रोम चलो का नारा इटली के फासिवादी नेता मुसोलिनी ने दिया था 1922 में। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 शस्त्रधारी फासिवादियों के साथ रोम शहर में आ गए। इटली के प्रधानमंत्री ने सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, किंतु सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया। फासिवाद सेना ने रोम पर धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो यह इरिट्रिया को जीता था। किसको जीता था? इरिट्रिया को जीता था। इटली ने आक्रमण कर इरिट्रिया और इथियोपिया को जीता था। इरिट्रिया पर इटली ने 1885 में कब्जा किया और इसे अपनी औपनिवेशिक संपत्ति बनाया। इथियोपिया पर इटली ने 1935 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसे इटालियन ईस्ट अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इटालियन ईस्ट अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है 16वां लेसन है कि द्वितीय विश्व युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो इनमें से जो घटना था जर्मनी का रूस पर आक्रमण। पहली घटना क्या था कि जर्मनी पर रूस का आक्रमण हुआ था। और दूसरी घटना था आपका जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था। इसी कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2-4 इसका सही आंसर हो जाएगा 2-4। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न घटनाएं घटित हुई। अमेरिका ने जापान पर अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया।
जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। कब किया था? जून 1941 में। इसे ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना जाता है। यह जो आक्रमण किया था, इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना जाता है। इटली जुलाई 1943 में पराजित हुआ। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया। अतः 1941 में घटित घटनाओं में 2 और 4 क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम था, इसे जो गुट में शामिल थे उस गुट का नाम क्या था? धुरी शक्ति, यानी कि धुरी राष्ट्र इस गुट का नाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट बनाया, जिसे धुरी शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह गुट मित्र देशों के खिलाफ लड़ा था। यह जो गुट था, किस देशों के खिलाफ लड़ा था? तो मित्र देशों के खिलाफ लड़ा था। महाशक्ति शब्द आमतौर पर उन देशों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके पास दुनिया भर में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव होता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जो ये ब्रिटेन था, इसमें शामिल नहीं था। बाकी जापान शामिल थे, इटली शामिल था और यह जर्मनी भी शामिल था, यानी कि इन तीनों देशों को मिलाकर ही धुरी राष्ट्र बना था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में जापान, इटली और जर्मनी शामिल थे। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था। जो ब्रिटेन था वह किन राष्ट्रों में शामिल था? तो यह मित्र राष्ट्रों में शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु या परमाणु बम गिराया था। तो कब गिराया था? तो सन 1945 में गिराया था। कब गिराया था? सन 1945 में गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा यानी कि जापान, जब हिरोशिमा कहाँ पे? तो यह जापान में है। जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे गिराया था। इस बम को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। जापान के ही नागासाकी शहर पर अमेरिका ने फैटमैन नामक परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन थे। कौन थे? नेविल चैम्बरलेन थे, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो नेविल चैम्बरलेन थे। उन्होंने विश्व युद्ध की घोषणा की। इन्हीं के द्वारा विश्व युद्ध की घोषणा की गई जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। चैम्बरलेन ने 10 मई 1940 को पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नेविल चैम्बरलेन, ये कब अपना पद से इस्तीफा दिए थे? तो 10 मई 1940 को। कब? 10 मई 1940 को। जिसके बाद विंस्टन चर्चिल ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम का शिकार हुआ था? तो जो हिरोशिमा था, यहाँ पे सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा कहाँ पे? तो यह जापान का एक शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ये भी कहाँ पे है? तो ये भी जापान में है। ये भी कहाँ पे? नागासाकी, तो ये भी जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो जो चीन था यह धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था। बाकी आपका जर्मनी, इटली और जापान ये सब क्या थे? तो धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट में मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान, यानी कि ये आपका जर्मनी और इटली, जापान ये सभी बड़े देश हो गए। इनके अलावा भी और देश इससे राष्ट्रकूट या गुट में शामिल थे जैसे, लेकिन हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया जैसे अन्य देश भी इसमें शामिल थे। यानी कि धुरी राष्ट्र में और सभी देश शामिल थे। हंगरी शामिल था, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया जैसे अन्य देश भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण की बात की जाए तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था, जिससे के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण नाजी जर्मनी
नाजी जर्मनी का 1 सितंबर 1939 कब, एक डेट भी याद रखेंगे कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण था। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसके द्वारा? जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर आक्रमण किया था। किसके द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा, क्योंकि उस समय जर्मनी का चांसलर कौन था? तो एडोल्फ हिटलर ही था। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किया। इसी घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सी घटना परिणाम नहीं है। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत इसका परिणाम था। उसके बाद इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ था, इसका भी ये भी परिणाम हुआ था। और जो ये राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ था, ये इसमें नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय संघ का गठन नहीं किया गया था, ताकि ये भी परिणाम था। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुई थी। नई महाशक्तियों का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आया। महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी स्थिति को खो दिया, तथा अब ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए एवं यूएसएसआर ने इनकी जगह ले ली। ब्रिटेन और फ्रांस की जगह किसने ले ली? तो यूएसए ने ले ली, और यूएसएसआर यानी कि रूस ने इनकी जगह ले ली। वी उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और नई विश्व आर्थिक व्यवस्था भी इस समय यानी कि इसके परिणाम हुए थे। नई आर्थिक व्यवस्था भी लागू की गई थी इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है कि स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। किन दो देशों के बीच हुई थी? जो यह लड़ाई है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह लड़ाई जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। किसके बीच? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी, स्टेलिनग्राद की लड़ाई। उसी पे आधारित एक और क्वेश्चन दिया गया है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से उपरोक्त में से यानी कि कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ही जर्मनी दिया है, ना ही सोवियत संघ दिया गया है। स्टेलिनग्राद की लड़ाई जर्मनी और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ी गई थी। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस युद्ध में लाल सेना ने नाजी सेना को बुरी तरह पराजित किया। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। लेकिन सोवियत संघ की लेनिनग्राद मॉस्को पर आक्रमण की असफलता के बाद जर्मनी की कोशिश थी कि वे स्टेलिनग्राद पर कब्जा जमाएं। इस लड़ाई ने जर्मनी की पूर्व संकेत से पीछे हटने की शुरुआत की और सोवियत संघ को महत्वपूर्ण रणनीति के लाभ दिलाए। नेक्स्ट है कि विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 ईस्वी में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले थे? तो ये इन्होंने यानी कि ये तीनों कहाँ मिले थे? तो ये तेहरान में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? तेहरान में मिले थे। विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए तेहरान में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? तो तेहरान में मिले थे। यह बैठक तेहरान सम्मेलन के रूप में जानी जाती है। जो यह बैठक हुई थी किस सम्मेलन के रूप में जानी जाती है? तो यह तेहरान सम्मेलन के रूप में जानी जाती है, जो 28 नवंबर 1943 से लेकर 1 दिसंबर 1943 तक आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में तीनों नेताओं ने जर्मनी और जापान के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति पर चर्चा की और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अगले चरणों की योजना बनाई, जिसमें ऑपरेशन ओवरलॉर्ड उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण की तैयारी भी शामिल थी। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत किस पे आक्रमण किया गया था? तो उत्तरी फ्रांस पे आक्रमण किया गया था। किस पे? उत्तरी फ्रांस पे आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और कब समाप्त हुआ था? तो यह इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होती है, और समाप्त कब होता है? तो यह 1945 में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और 1945 में यह समाप्त हो जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। 6 अगस्त व 9 अगस्त 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने 10 अगस्त को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। 14 अगस्त 1945 को युद्ध बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? तो अमेरिका के द्वारा 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया गया। अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। अमेरिका क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? क्योंकि जापान ने एक आपका पोर्ट था अमेरिका का पर्ल हार्बर, उस पे जापान ने हमला कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया था, जिस कारण अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इससे पहले अमेरिका तटस्थ स्थिति में था। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? तो 10 अगस्त 1945 को। कब समाप्त हुआ था? 10 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 10 अगस्त 1945 को होता है। जापान ने 10 अगस्त 1945 को पोट्सडम घोषणा की शर्तों के आधार पर आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। 14 अगस्त 1945 को युद्ध बंद हो गया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग ये 14 अगस्त पढ़े होंगे और यहाँ पे भी 14 अगस्त पढ़े हैं लोग, और यहाँ पे 10 अगस्त दिया है। अगर घोषणा की बात किया जाए तो 10 अगस्त को घोषणा हुआ था, यानी कि घोषणा कब हुआ था? 10 अगस्त को ही युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई थी और युद्ध बंद हो गया था कब? 14 अगस्त 1945 को युद्ध बंद हो गया था। और एक घोषणा है, कौन सी घोषणा है? तो पोट्सडम घोषणा है। ये भी घोषणा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इससे घोषणा के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी पोट्सडम में घोषणा के शर्तों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व में शामिल कर दिया? तो कौन सी घटना हुई थी? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला हुआ था, जिस कारण अमेरिका द्वितीय विश्व में शामिल हो गया था। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है इसी की तरह। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। तो अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? जापान का पर्ल हार्बर पर हमला करना। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में लिया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट थे। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। क्या था यह? एक नौसैनिक अड्डा था, जिस पर जापान ने 7 दिसंबर को हमला कर दिया, जिसमें काफी संख्या में अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे और कई विमान, युद्धपोत, क्रूजर मिसाइल नष्ट हुई थी। अतः 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा जापान पे गिरा गया था। कब? 6 अगस्त 1945 को। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के आला मोगोर्डो में किया था, जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ट्रिनिटी कहा जाता है। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय, उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में मदद की, लेकिन साथ ही परमाणु आपदाओं के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। अगर बात करें कि सबसे पहला परमाणु परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 16 जुलाई 1945 को किया गया था। और कहाँ पे? तो न्यू मैक्सिको में किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो ट्रिनिटी कहा जाता है। और इसका प्रयोग कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1942 को जापान के हिरोशिमा शहर पे किया गया था। अब हम लोग 17वां लेसन देखते हैं लोग कि फ्रांस की क्रांति। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो कितने भागों में विभक्त थी? तो 3 स्टेट में विभक्त थे। कितने स्टेट में विभक्त थे? 3 स्टेट में। 17वीं से 18वीं शताब्दी के फ्रांस की समाज संरचना को 3
स्टेट में विभाजित किया गया था। पहला स्टेट क्या था तो पादरी, पहला स्टेट क्या था पादरी, और दूसरा स्टेट क्या थे तो कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट क्या थे तो शेष आम जनता शामिल होते थे। तीसरा में कौन शामिल होता था तो शेष आम जनता शामिल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित है। इसमें पहला सुमित कर रहा है कि टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, तो यह कथन आपका सत्य है। और यह जो था यह टाइड, यह क्या था तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। दूसरा है टाइल, टाइल क्या था तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। यह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से वसूल किया जाता था, प्रत्यक्ष रूप से वसूल किया जाता था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, लिब्रे क्या थी तो फ्रांस की मुद्रा थी। यहाँ से क्या पूछ रहा है युग में सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है, बाकी दूसरा क्या है तो गलत हो जाएगा। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की कर एवं मुद्रा व्यवस्था जिसमें पहला क्या था तो ताइद था, जिसे तीदे भी कहते हैं। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। किसके द्वारा? चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। दूसरा है टाइल, टाइल क्या था तो यह प्रत्यक्ष कर था, सीधे राज्य को अदा किया जाता था। तीसरा था लिब्रे, यह फ्रांस की मुद्रा थी, इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। अतः दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से एक से अधिक के विकल्प सही है, एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम, नेता का नाम क्या है लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तो क्यों देना पड़ा था, इन कारणों को देखते हैं लोग। तो पहला कारण कर रहा है कि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, ये कारण आपका सत्य है। दूसरा कारण देखते हैं लोग, दूसरा कारण की बात करें कि रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेप के षड्यंत्रों के कारण, ये भी कथन आपका सत्य है। और फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण। तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के इतिहास में पहली बार सोशलिस्ट नेता लियोन ब्लूम 1932 में प्रधानमंत्री बने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो लियोन ब्लूम थे वह कब प्रधानमंत्री बने थे फ्रांस के, तो 1932 में बने थे। लेकिन उन्हें जल्द ही त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि सीनेट में रूढ़िवादी रेडिकल बहुमत ने देश की वित्तीय कठिनाई से निपटने के लिए आपातकालीन डिग्री शक्तियां देने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थितियों रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेपत के षड्यंत्रों के कारण लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि ऊपर जो हम लोग जितने सारे कथन देखे हैं लोग, यह तीनों कथन सत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का शासक लुई सोलावा किस राजवंश से संबंधित था, तो यह बुर्बो राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से संबंधित था? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। फ्रांस के शासक लुई सोलावा का संबंध बुर्बो राजवंश से है। किससे राजवंश है? बुर्बो राजवंश से है। वे 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। वह कब राजगद्दी पर बैठा था? तो 1774 ईस्वी में। इन्हें 1793 ईस्वी में मार डाला गया। इसने अपने पूर्वजों के कार्यों का भुगतान अपने प्राणों की बलि देकर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था। तो जो पादरी होते थे वे तृतीय एस्टेट के हिस्सा नहीं होते थे, बाकी मजदूर, व्यापारी और कृषक ये तीसरे एस्टेट के हिस्सा होते थे। फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित था। फ्रांस का समाज कितने भागों में विभाजित था? तो यह 3 भागों में विभाजित था। समाज के पहले 2 वर्ग पादरी और कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे। तीसरे वर्ग में कृषक, मजदूर, वकील, व्यापारी आदि आते थे। तीसरे वर्ग में कृषक, मजदूर, वकील, व्यापारी आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है कि इसका विषय क्या था, तो कानून में समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित किया था। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, ये भी आपका कथन सत्य है। और तीसरा कथन कर रहा है कि जन्म से विशेषाधिकारों का सफाई करना, यानी कि इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाई करना। नेपोलियन कोड या 1804 की नागरिकता संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह थी कि इसने कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित किया। इसके अलावा इसने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया और जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को खत्म कर दिया। इसलिए सही उत्तर उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। फ्रांस का शासक कौन था फ्रांसीसी क्रांति के समय? तो लुई सुलावा था। कौन था? लुई सुलावा था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई सुलावा था। जो लुई सुलावा था यह बुब्रो बुब्रो वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो बुब्रो वंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिसने राजशाही का अंत कर दिया था। जिसने किसका अंत कर दिया था? तो राजशाही का अंत कर दिया था लुई सुलावा की शासन प्रणाली और उसके खिलाफ आम जनता के असंतोष ने क्रांति को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से संबंधित हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। कौन था? तो टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यह शपथ 20 जून 1789 को वर्सेल्स के रॉयल टेनिस कोर्ट में ली गई थी। यह फ्रांसीसी क्रांति की एक अहम घटना थी। यह शपथ राजशाही के खिलाफ विद्रोह का एक अहम कदम था। यह शपथ फ्रांस में एक राष्ट्रीय संविधान और प्रतिनिधि सरकार के प्रति प्रतिबद्धता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा लगाया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में यह नारा लगाया गया था। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति में लगाया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में लगाया गया था। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। फ्रांस की क्रांति ने ही राजशाही को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना की। यहाँ से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया गया है वह किस देश से लिया गया है या किस क्रांति से लिया गया है? तो वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किस क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि टाइड क्या था? तो टाइड जो था वह धार्मिक कर था। एक प्रकार का क्या था? तो यह धार्मिक कर था। टाइड एक धार्मिक कर था जो फ्रांस में चर्च को दिया जाता था। किसे दिया जाता था? चर्च को दिया जाता था। यह कर आमतौर पर कृषि उत्पादन का 10वां हिस्सा होता था। कौन सा हिस्सा होता था? 10वां हिस्सा होता था। इसे भूमि उपज कर भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? भूमि उपज कर भी कहा जाता था। यह कर फ्रांस में पहले एस्टेट यानी पादरी वर्ग के तीसरे एस्टेट यानी आम जनता पर लगाया जाता था। ये किस पे लगाया जाता था? तो आम जनता, यानी कि आम जनता किसके अंतर्गत शामिल है? तो तीसरे एस्टेट के अंतर्गत आती है आम जनता, और उसी पे यह कर लगाया जाता था। नेक्स्ट है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो कॉर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कॉर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट को नेपोलियन प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा लागू की गई विधि संहिता को नेपोलियन की संहिता व फ्रांसीसी नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप में 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुआ था? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। किस द्वीप पर? तो हेलेना द्वीप पर। जब अगर यहाँ पे इनका अगर किसी भी एग्जाम में ये बिहार टीआरई में पूछा गया, अगर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म पूछ दिया कि किस द्वीप पर हुआ था, तो ये हो ही नहीं सकता है कि उनकी मृत्यु ना पूछे कि किस द्वीप पर हुआ है। तो उनकी मृत्यु किस द्वीप पर हुआ है? तो हेलेना द्वीप पे हुआ है। किस द्वीप पे? हेलेना द्वीप पे हुआ है। नेक्स्ट है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो जो फ्रांस की क्रांति ने ही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की 1789 की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। इस क्रांति के परिणामस्वरूप सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। तो रूसो भी थे, मोंटेस्क्यू भी थे और वोल्टेयर थे। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये तीनों इससे संबंधित हो जाएंगे। किससे? फ्रांस की क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। फ्रांस की क्रांति में कई बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से प्रमुख बुद्धिजीवी रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर थे। जीन जैक्स रूसो, इनका पूरा नाम क्या था रूसो का? तो जीन जैक्स रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में चार्ल्स लुई की
सिक डेट वैरन डी मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में अपने विचार दिए तथा वेल्टेयर नामक के एक लेखक और दार्शनिक के विचारों ने क्रांति के दौरान स्वतंत्रता और समानता के विचारों को बढ़ावा दिया गया। यहाँ से इनके पुस्तकों को भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन जैक्स रूसो, यानी कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रूसो हो जाएंगे। उसके बाद मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है? आपका द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मोंटेस्क्यू हो जाएंगे। इनका पूरा नाम की बात किया जाए मोंटेस्क्यू का, तो बैरन डी मोंटेस्क्यू था। नेक्स्ट है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबेस्पियर के शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता है। फ्रांस में आतंक का राज्य मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व वाली सार्वजनिक सुरक्षा समिति के शासनकाल को कहा जाता है, यानी कि रॉबेस्पियर के शासनकाल को ही क्या कहा जाता है? आतंक का राज्य कहा जाता है, जो 1793 से लेकर 1794 तक चली थी। बहुत यानी कि 1 साल तक ही यह शासन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुईस सुलावा को कब फांसी दी गई थी? लुईस सुलावा को कब फांसी दी गई थी? तो इसे 1793 में फांसी दी गई थी। 1793 ईस्वी में इसको फांसी दी गई थी। फ्रांस में बुग्रो राजवंश का शासन था। फ्रांस में 1789 की क्रांति के समय यहाँ का शासक लुईस सुलावा था। कौन था? लुईस सुलावा था। इसे 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी और 1790 के दशक के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ समाप्त हुई। फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो गणतंत्र की स्थापना की।